हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द ग्रैंड मदर को स्टडी करने वाले हैं। और यह नज़्म, यह कविता रे यंग बेयर साहब के द्वारा रचित है। दोस्तों, रे यंग बेयर साहब का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था लोबा में, मैस्कोकी ट्राइब में। और इसीलिए इन्हें नॉर्थ अमेरिका के मैस्कोकी ट्राइब का पोइट और नोवेलिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक रे यंग बेयर साहब जीवित ही हैं और अपने 3 बच्चे एवं बीबी स्टेला के साथ मैस्कोकी ट्राइबल सेटलमेंट लोबा में जीवन बसर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के द्वारा रचित पोअम द ग्रैंड मदर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने पिता की माँ को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा दादी या मामा। और फिर यदि दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि अपने माँ को आप क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली क्लियरली नानी। तो यहाँ पर द ग्रैंड मदर नानी के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि रे यंग बेयर साहब अपने नानी के प्रति डीप लव एंड अफेक्शन प्रदर्शित किए हैं। दोस्तों, हम अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में करने जा रहे हैं। आप अपना बुक निकालें और लाइन बाय लाइन पढ़ें और मेरे द्वारा बताए हुए एनालिसिस को ध्यान में रखें। इसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, इफ़ आई वर टू सी हर शिप फ्रॉम अ माइल अवे आईड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अब देखिए, यदि आई वर टू सी, मैं देखूं, यदि मैं देखूं हर शेप, उसकी आकृति, उसकी काया, फ्रॉम ए माइल अवे, 1 मील दूर से, 1 मील दूर से, आई नो, मैं जान लूं, सो क्विकली, बहुत ही तेजी के साथ, दैट इट वुड बी हर, कि वह वही होगी। अब देखिए, यहाँ पर कवि को अपने नानी से इतनी गहरी ट्रू लव एंड अफेक्शन और इंटरनल अटैचमेंट है कि वह 1 मील दूर भी रहे तो कवि रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वह मेरी ही नानी होगी, मेरी ही ग्रैंड मदर होगी। अब द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, क्योंकि उसके नानी के पास पर्पल कलर का स्कार्फ मतलब दुपट्टा होती है और साथ में खरीदारी करने वाली बैग भी, अर्थात प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी वह टांगी हुई रहती है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि स्कार्फ का रंग जो है, कलर है, वह कैसा है? तो आंसर हो जाएगा पर्पल। और जो शॉपिंग बैग है वह क्या जूट से बना हुआ है या प्लास्टिक से? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाइंग मार्क्स का प्रयोग कवि किए हैं कि उसे देखने में सहूलियत होती है। कवि को 1 मील दूर से भी देखने में सहूलियत होती है, अपनी नानी को पहचानने में सहूलियत होती है, उसके पर्पल स्कार्फ को देख करके और प्लास्टिक शॉपिंग बैग को देख करके। दोस्तों, उसके बाद इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आईड नो दैट दोज वर हर हैंड्स, यदि महसूस करूं, हैंड्स मतलब हाथों को, ऑन माई हेड अपने सिर पर, आई वुड नो, मैं जान लूं, दैट दोज वर हर हैंड्स, कि वे हैंड्स
उसकी नानी की है। दोस्तों, यहाँ पर कवि का कहना है कि यदि हजारों महिलाओं के हैंड्स भी मेरे सिर पर पड़े, मस्तक पर पड़े, तो मैं उनमें से मैं अपने नानी के हाथ को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि अभिष्ट हाथ मेरी ही नानी की है। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कवि? चूँकि वार्म एंड डेम्प विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि वार्म मतलब क्या होता है? गर्माहट, एंड डेम्प मतलब होता है नमी युक्त, और विद द स्मेल ऑफ रूट्स मतलब जड़ें की गंध के साथ। क्योंकि कवि का कहना है क्योंकि मेरी नानी के हाथ में गर्माहट की अनुभूति एवं गीलेपन का एहसास होता है। क्योंकि वो हाथ उसके नानी के हाथ कुछ गीलेपन और कुछ गर्माहटपन का एहसास होता है। और एक और विशेषता है कि उसमें से, उनके हाथों में से रूट्स के जैसा, जड़ों के जैसा एक गंध जो है वह उत्पन्न होती है। इसके सहारे वह कह सकता है कि, या इसी के बदौलत वह जान पाता है कि यह अभिष्ट हाथ वह मेरी ही नानी की है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ आई हियर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, यदि मैं सुनूं एक वॉइस मतलब आवाज़ को, कमिंग फ्रॉम ए रॉक चट्टानों से आते हुए, आई नो मैं जान जाऊं, एंड हर मैं जान जाऊं, बस यहीं तक अभी। तो कवि का कहना है कि यदि मैं चट्टानों के पीछे से भी हजारों आवाज़ें आए तो उन हजारों आवाज़ों में मेरी नानी की आवाज़ पहचाना जा सकता है, और मैं इसे पहचान लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए कितना वो इंटरनल अटैचमेंट अपनी नानी के प्रति जो है वह डेडिकेट किए हैं, समर्पित किए हैं। कितना उसके हृदय में अपने नानी के प्रति प्यार है, स्नेह है, ममता है। चूँकि उसकी नानी हमेशा से वह ममतामयी रही है, प्रेममयी रही है, स्नेहमयी रही है, और साथ ही साथ वह प्रेरणादायी भी रहे हैं। क्योंकि कवि के जीवन को बनाने में उनकी नानी की हाथ प्रमुख तौर पर रहा। उनके आज जो उपलब्धियां हैं, जो समृद्धियां हैं, या जो प्रसिद्धियां हैं, इन सारे चीज़ों को प्राप्त करवाने वाली उनकी नानी ही है। दोस्तों, अब एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, और कवि का कहना है कि उनके द्वारा बोले हुए शब्द अभी तक मेरे हृदय में प्रवाहित हो रहे हैं। यानी अभी तक वो, चूँकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई है, लेकिन कवि का कहना है कि वह तो मर गई है, लेकिन अभी भी शैडो मेरे साथ चलती है, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी बोले गए इंस्ट्रक्टिव फैक्ट है, और जो भी मेरे फ्यूचर को बनाने से संबंधित फैक्टर्स हैं, अभी भी मेरे दिलो दिमाग में अवस्थित है, मौजूद है, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं अपना जीवन जो है वह व्यतीत कर रहा हूँ। यह कहना है रे यंगबर्ट साहब का। अब लाइक द लाइट ऑफ समवन स्ट्रिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो टर्म्स को समझना अति आवश्यक है। स्टीरिंग एसेस, स्टीर मतलब होता है उकेरना, एसेस मतलब होता है राख। अब स्लीपिंग मतलब होता है सोई हुई, और फायर मतलब अग्नि, सोई हुई अग्नि। अब देखिए स्टीरिंग क्या होता है। विंटर सीजन में हम लोग अपने गायों या भैंसों के झुंडों के समीप आग जोड़ते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके या कूड़े कचरों को इकट्ठा करके, या अपने आप में गर्माहट लाने के उद्देश्य से भी हम घूरा, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, लगाते हैं।
लकड़ियों को इकट्ठा करके और अपने शरीर के गर्माहट के बाद या पशुओं को धुआं लगने के पश्चात हम लोग रात्रि में अपना भोजन आदि प्राप्त करके सो जाते हैं। फिर पुनः जो है हम लोग सुबह में जागते हैं और उस प्रज्वलित जो संध्याकालीन बेला का अग्नि है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपरी जो परत है जो राखों का उसको हटाते हैं, उकीड़ते हैं और उसमें से क्या होता है, पुनः ज्वाला जो है प्रज्वलित होता है। ये ज्वाला या प्रकाश का कोंद जो है या क्या कह सकते हैं हम लोग एक जिसको अंगोड़ा कहते हैं वह दिखाई पड़ता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट जो अभी बताया ये समझ में आ गया तो ये 2-4 लाइन जो है वो भी समझ में आ जाएगा। 2-4 लाइन नहीं, एक ही लाइन का ये पार्ट है। अब देखिए कहने का कवि का मतलब है कि जिस तरह रात्रि में सोई हुई अग्नि के राखों को उकेरने से धधकते हुए आग की ज्वाला या ताप या उष्मा लौ दिखाई पड़ती है, उसी तरह उसकी ननी का फिजिकल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ननी का इंडेलिबल इम्प्रेशन है, अमिट छाप है, हजारों स्मृतियां हैं, हजारों यादों को वह समेट करके अपने दिलो दिमाग में रखते हैं और वही समझते हैं कि पथ प्रदर्शक का कार्य हमें प्रदान करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्लीपिंग फायर मतलब होता है मतलब सोई हुई अग्नि, यानी जिस तरह हम लोग सोई हुई अग्नि को या सोई हुई अग्नि के राखों को उकेरते हैं तो उसके अंदर से एक धधक, आग की धधक या लौ हमें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कवि का कि ठीक उसी तरह मेरी नानी इस पृथ्वी पर नहीं है, उनका अस्तित्व जो है इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा बताए हुए हर एक बातें, हर एक महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी तक अपने मस्तिष्क में एकत्रित करके रखे हैं और यही मुझे फ्यूचर में वह पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने आज समाप्त किया है द ग्रैंड मदर पोम को, जो रचित है रे यंग बेयर साहब का। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसमें निहित जो ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उसका आंसर देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that